हेलो एवरीवन। आज हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती क्या है। वह कर्व जो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बताए उसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। तो इस माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मुझे मेजरली 7 पॉइंट्स के बारे में स्टडी करनी है। जो पॉइंट्स आपको इस ग्राफ में दिख रहे हैं ए, बी, सी डैश, सी, डी, ई और एफ। इस कर्व में एक्स एक्सिस पे मैं स्ट्रेन लेता हूँ और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेता हूँ। इस स्ट्रेन के डेवलप होने के कारण ही रॉड में स्ट्रेस डेवलप होती है, इसीलिए एक्स एक्सिस पे मैं स्ट्रेन लेता हूँ और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेता हूँ। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है पॉइंट ए, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी रॉड में अगर मैं पॉइंट ए तक लोड बढ़ाता हूँ तो इस केस में मेरा जो स्ट्रेन आएगी वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल रहेगी। जितनी स्ट्रेस लगाऊंगा उतनी ही स्ट्रेन आएगी, जितनी स्ट्रेस लगाऊंगा उतनी ही स्ट्रेन आएगी। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे, इसीलिए ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। और जो मेरा रीजन है ओ ए, आपको दिख रहा होगा ग्राफ में, ये जो रीजन है ओ ए, इसको बोलते हैं लीनियर इलास्टिक रीजन। और इस रीजन में हुक्स लॉ भी वैलिड रहता है। हम आगे देखेंगे हुक्स लॉ क्या है। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरा बी पॉइंट, जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट तक ना स्ट्रेस है, अगर उसको मैं रिलीज़ कर दूं तो मेरा जो रॉड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाएगी। उसके बाद आता है मेरा रीजन ए बी। इस रीजन को बोलते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन। इस रीजन को नॉन लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ए पॉइंट तक था वहाँ तक मेरा कर्व स्ट्रेट था, बट ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट तक मेरा कर्व जो है वो स्ट्रेट ना रह के थोड़ा सा कर्व हो जाता है। तो ये क्या है, लीनियर नहीं रहता, इसीलिए इस रीजन को नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन बोलते हैं। बट माइल्ड स्टील के केस में ये रीजन बहुत छोटा होता है, तो इसको अपन नेगलेक्ट करके भी चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा अपर यील्ड पॉइंट सी डैश। ये जो पॉइंट है मेरा सी डैश, इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। और ये जो पॉइंट है वो होता है सी, वो उसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यील्ड पॉइंट क्या होता है। वो पॉइंट जिस पर मेरा कोई भी स्ट्रक्चर या रॉड यील्ड करने लग जाए, मतलब उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आने लग जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। अब ये सी डैश और सी में क्या अंतर है। जब मेरे कर्व में ये जो अपर पॉइंट है, जिसको मैं अपर यील्ड पॉइंट बोल रहा हूँ, उस पॉइंट स्ट्रक्चर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसका रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। रीअरेंजमेंट होने के कारण उसमें जो स्ट्रेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई, जिसके कारण क्या है, वहाँ पे स्ट्रेस जो है वो थोड़ी सी फॉल कर जाती है। आपको फॉल करती हुई डायग्राम में दिख रही होगी। तो सी से सी डैश तक जो मेरी स्ट्रेस है वो फॉल कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं इनका रीअरेंजमेंट होता है उस कारण से। इसीलिए हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। ये रीज़न भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, ये जो स्ट्रेस है वो फॉल कर जाती है। अगला मेरा रीजन आता है C2D। C2D रीजन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रीजन है। यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे, बट स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो इस रीजन को बोलते हैं अपन प्लास्टिक रीजन। इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। और फिर जब मैं डी से आगे बढ़ता हूँ ई की तरफ, तो इस केस में हमें दिख रहा है कि जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो इस रीजन में बढ़ रही है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इंक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे ही ये जो एटम्स थे इनका रीअरेंजमेंट हुआ तो ये जो रॉड थी वो फिर से हार्ड हो गई। अब हार्ड हो गई, अब इसको अगर इसमें स्ट्रेन लाना है तो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा लोड लगाना पड़ता है। और जैसे हम लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये जो रीजन है D2E, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन भी बोलते हैं।
उसके बाद मेरा ई पॉइंट आता है, इसको अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। अल्टीमेट पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ई ही वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगी, और इस मैक्सिमम स्ट्रेस को मैं अल्टीमेट स्ट्रेस बोलूँगा। उसके बाद अगला मेरा रीजन है E2F, इसको स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेन तो बढ़ रहा है, तो स्ट्रेन बढ़ रहा है और स्ट्रेस घट रहा है, इसीलिए इसको स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन भी बोलते हैं। और F पॉइंट को अपन बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे आके मेरी रॉड टूट जाएगी। ये तो था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील का। अब इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट भी हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। पहला पॉइंट है मेरा कि सिग्मा एफ में बी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, इट डिपेंड अपॉन परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिग्मा एफ क्या है मेरा, फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो ये जो सिग्मा एफ है इसकी वैल्यू यहाँ पर, ये जो सिग्मा वाई है इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ये काय पर डिपेंड करेगा कि उसमें मेरे कार्बन की परसेंटेज कितनी है। फॉर माइल्ड स्टील C इज़ क्लोज टू B एंड B इज़ क्लोज टू A। मतलब माइल्ड स्टील के केस में जो हमारे पॉइंट मिल रहे थे हमको A, B और C, वो तीनों बहुत क्लोज होते हैं। लेकिन हाउएवर C इज़ ग्रेटर देन B और ग्रेटर देन A, मतलब C दूर होगा B से और B दूर होगा A से, लेकिन ये वैल्यू इतनी कम होती है कि हम माइल्ड स्टील के केस में इन तीनों को नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा, माइल्ड स्टील के केस में जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो 10 to 15 टाइम्स होती है इलास्टिक स्ट्रेन के। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेन फॉर माइल्ड स्टील में भी 20 to 30%। फ्रैक्चर स्ट्रेन जो है माइल्ड स्टील के लिए, फ्रैक्चर स्ट्रेन की वैल्यू 20 to 30% होती है। मतलब अगर मेरी रॉड 1 मीटर की है तो उस पे अगर अपन टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वो 1.2 से 1.3 मीटर तक यील्ड कर सकती है टूटने से पहले। ठीक है। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, और इसमें कितना एलोंगेशन आएगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें कार्बन परसेंटेज कितना है। अगर कार्बन परसेंटेज इंक्रीज़ होता है, विद इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज फ्रैक्चर स्ट्रेन जो है वो घट जाएगा, और विथ इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज सिग्मा यू इंक्रीजेस। मतलब क्या है, जो उसमें स्ट्रेन है उसकी वैल्यू तो घट जाएगी, लेकिन जो स्ट्रेस आ रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, बट उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यील्ड पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारा जो यील्ड पॉइंट है वो नीचे आता जाएगा। इन प्लास्टिक रीजन डिफॉर्मेशन इज़ ड्यू टू शियर स्ट्रेस। हमारा जो प्लास्टिक रीजन था, जो स्ट्रेट रीजन था C2D, उस रीजन में जो डिफॉर्मेशन आती है वो शियर स्ट्रेस के कारण आती है। हमारा लास्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग स्ट्रेन हार्डनिंग इट अंडरगोस चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रेन हार्डनिंग जो होती है उस रीजन में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो हमारा ये जो रॉड है वो और स्टिफ होती जाती है, इसीलिए हमको और ज़्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ती है, और इसीलिए हमारा उस रीजन में ग्राफ जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थोड़ा सा अप जाता है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा।